नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। सूरत के सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद संसद की सदस्यता जाने से राहुल गांधी तो परेशान है ही, लेकिन उनसे भी ज्यादा परेशान है लुटियन मीडिया और खान मार्केट गैंग। ये लोग अब ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता इसलिए चली गई क्योंकि वो पीएम मोदी से सवाल पूछते थे, उन पर हमला बोलते थे और अडानी और उनके रिश्तों को उजागर करने की कोशिश में लगे हुए थे। कोई कह रहा है राहुल गांधी डरो मत, कोई कह रहा है राहुल गांधी योद्धा है, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी ने तो बलिदान दे दिया। तो ये जो तमाम लोग पर्दे के पीछे रहकर राहुल गांधी को सही साबित करने में लगे हुए हैं, आखिर ये चेहरे हैं कौन? और क्या उन्हें अब भी ये लग रहा है कि वो एक झूठ को अगर 100 बार परोसेंगे तो लोग उनकी बातों पर यकीन कर लेंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक तिवारी। नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अब आपके दर्शकों को एक बार फिर से बार बार जय श्री राम नहीं बोलेंगे। मतलब जय श्री राम तो हर शो में बोलेंगे, लेकिन कहने का ये मतलब है कि आपको नमस्कार हर बार नहीं, क्योंकि अब आपके चैनल पे मैं रेगुलर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी को जब से सजा हुई है तब से जो सन्नाटा पसरा हुआ है खान मार्केट गैंग में, लुटियन गैंग में, और उसके बाद राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो हाल राजदीप सरदेसाई का हुआ है, जो सबसे ज्यादा लॉयल हैं कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, बाजदीप की अपनी समस्या, सॉरी राजदीप, उसकी अपनी समस्या है। वो घुंघरू सेठ की तरफ बचता रहा है। और देखिए, वो जिस तरह का आदमी है, उसने जीवन में एक ही पत्रकारिता की है। मैंने उसका नाम रखा है 2002 पत्रकार, क्योंकि वो 2000 दंगों से आगे ही नहीं निकल पाया। वो होता है ना, सर पे कभी चोट लग जाती है तो वो दिमाग वहीं पे रुक जाता है, वो आदमी फ्रीज हो जाता है। तो वो कांग्रेस की उस चरण चाटुका में इतना व्यस्त हो गया था उस समय, उसके बाद वो निकल ही नहीं पाया, उस शेल से बाहर नहीं निकल पाया। कल तो राहुल गांधी ने खुद कहा भी है कि आप मुझसे कंप्लीट कराना चाहते हैं, खुद ही चाहते हैं कि कंप्लीट कर दें, समटाइम्स यू डू बेटर देन मी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसमें एक पत्रकार को उन्होंने कहा कि बीजेपी को, मतलब राहुल गांधी को सजेशन है, भाई नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करो कि सिर्फ कांग्रेसी पत्रकार बुलाओ, खान मार्केट गैंग के। गलती से बीजेपी वाला एक आध पहुंच जाएगा, या अगर बीजेपी की जगह न्यूट्रल भी रहा और उसने कोई टफ सवाल पूछ ले तो तुम उसको बीजेपी वाला बुलाओगे। तो अपनी टीम को बोलो कम से कम प्रॉपर होमवर्क करे, वरना क्या पता है एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी की तरह वो इंटरव्यू हो जाए और फिर तुम एक्सपोज हो जाओ। अर्नब गोस्वामी ने जिस प्रकार से तुम्हारा शिकार किया था, एक चीता जैसे एक मेमने का शिकार करता है भगा भगा के, वो 2013 का फेमस इंटरव्यू सबको याद होगा, कि जिसमें वो 1984 के बारे में बात कर रहे थे और वो वुमेन एम्पावरमेंट का आंसर दिए जा रहा था। तो ये होता है राहुल गांधी के साथ। लेकिन जो आपने कहा कि रुदाली है खान मार्केट गैंग में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रोस्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कहा कि अब्बा हुजूर नहीं रहे सांसद। अब देखिए, ये जो समस्या है कि अब्बा की खैरात पे पलने वाले पत्रकार हैं ये। अब जब अब्बू ही नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा? वैसे भी नरेंद्र मोदी के वजह से ये यूट्यूबर पत्रकार हो गए। एक बाजदीप ले दे के एडिटर के पोस्ट पे बना हुआ है अंग्रेजी इंडिया टुडे में, लेकिन बाकी तो अब जितने खान मार्केट के गैंग थे वो सब यूट्यूबर ही हो गए हैं। तो ये दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में मैं सांत्वना ही दे सकता हूँ। और ये जो दुख की घड़ी है, इसमें वो जो रात 9 बजे का फेमस एंकर है, वो भी अब यूट्यूबर्स की श्रेणी में आ चुका है। तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि कानून की तरफ से, अदालत की तरफ से जो सजा दी गई है उसे किस तरह से पेश किया जाए ताकि ये लगे कि ये तो मोदी सरकार का ही किया धरा है। हाँ, उस 9 बजे वाले पत्रकार की अंतरात्मा को जब तक मैं अपने अंदर बोलूं कि मेरे अंदर वो उसकी आत्मा प्रवेश करे, मैं एक सवाल आपके दर्शकों से और तमाम खान मार्केट गैंग और जितने पत्रकार हैं दुनिया भर में, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत वैलिड सवाल है मेरा। जब से ये कानून, राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ा था, वैसे कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में वो भी शामिल हुए होंगे। हो सकता है कोई आदमी अगर चिलम फूक के बैठा हो और उसे होश ना रहा हो तो बात अलग है, लेकिन जब वो बिल ड्राफ्ट हो रहा होगा तो ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी के वो बैठक में रहे होंगे। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं था।
उस प्रोसेस से निकलने के बाद मनमोहन सिंह उसको बिल लाना चाहते थे। और जब ये सब कुछ हो गया, पूरी सोशल मीडिया ने, उस वक्त तो कम एक्टिव थे लेकिन फिर भी बहुत दबाव जब पब्लिक का पड़ा, तो राहुल गांधी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि भाई ये बिल बहुत नकारा है, नपुंसक है, फलाना है, ढिमकाना है, ये लो फाड़ दिया। उसके बाद से लेकर के 7 भाजपा के नेता और देश के 32 नेताओं के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। आप ये कहना चाहते हैं कि पिछले जो 31 नेताओं के साथ हुआ वो डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट नहीं था, और राहुल गांधी के साथ हो गया तो डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट है। अगर विडंबना नाम की कोई चीज है तो वो भी एक बार आत्महत्या कर ले इस चीज को देख करके कि यार अब नहीं होता। गिरगिट विरगिट भी होगा तो कहता यार नहीं यार, नेता ने बेकार में मेरा नाम गिरगिट रखा है, तुम पलट लो ना, तुम रंग बदल लो बार बार। क्योंकि अगर 31 लोगों के ऊपर ये सब कार्यवाही हुई और डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट नहीं है, तो राहुल गांधी के ऊपर कानून सम्मत सब कुछ होने से डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट कैसे हो सकता है? खास करके न्यूयॉर्क टाइम्स वाले जो खैराती हैं, उनके लिए भी अंग्रेजी में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, सब टाइटल लगा लीजिएगा, शायद समझ जाए वो लोग। एनीवे, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। बड़े अजीबोगरीब पत्रकार हैं दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनका एक खास, उनकी खास शैली है बात करने की। तो दुख की घड़ी में समझिए कि वो प्राइम टाइम कर रहे हैं, वो भी काली स्क्रीन है, मेरी भी काली स्क्रीन है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, वो रवीश की जगह रवीश ही बोलना पड़ेगा यहाँ पे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बहुत ही मुश्किल समय है भारत की प्रजातंत्र के लिए। आप देखिए कि न्यायिक प्रणाली में पहले भी होता रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है वो अघोषित रूप से एक आपातकाल की स्थिति है। पहले अडानी ने मेरा चैनल खरीद लिया, मुझे सड़कों पे ला दिया, मुझे फकीर बना दिया। मैं बार बार आप लोग से कहता हूं, आप लोग जब तक वीडियो देखे मेरा ज्वाइन बटन ले लीजिएगा, रवीश जी का नहीं, आप अंजू पंकज जी वाला ले लीजिएगा। क्या है, उससे रवीश जी को डायरेक्टली फायदा नहीं होगा। लेकिन खैर, मुद्दे पे आते हैं। जो अंबानी है, अडानी है, इनके ऊपर कोसते कोसते इतना आगे निकल गए। और चूंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ था, तो मेरा तो प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप लोग जानते हैं मैं मैक्सिस से अवार्डधारी हूं, तो मेरे प्रभाव में आकर के राहुल गांधी जी भी अडानी पे हमला करने लगे। इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने उनकी जो है सदस्यता खारिज करवा दी। अभी आप बताइए, क्या है अघोषित पत्र, अघोषित ये नहीं आपातकाल? अगर यही आपका नया भारत है तो मैं इस नए भारत को अस्वीकार करता हूं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये टीवी आपको बर्बाद कर रहा है, ये सारे न्यूज चैनल, गोदी मीडिया आपको बर्बाद कर देंगे। उठा के टीवी फेंक दीजिए, मोबाइल पे सब्सक्राइब कीजिए द ऑफिशियल रवीश कुमार। तो उनकी अपनी पीड़ा है, आप समझ सकती हैं, बेरोजगारी में के दौर में जी रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी पीड़ा एक और बिहार के पत्रकार हैं, उनकी है, अजीत अंजू। उनका एक अलग टिपिकल टोन है। वो अजीत अंजुम आते हैं और कहते हैं, और उनकी उंगलियां यूं कुछ चलती हैं। वो आते हैं और अब इस्तीफा हो गया है राहुल गांधी का, सस्पेंशन, इस्तीफा क्या, बर्खास्त कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। राहुल जी की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम समझें, ये समझे कि किस प्रकार से एक शैडो पॉलिटिक्स आजकल की जा रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के मीडिया को अपना गुलाम बना लिया है। अब अगर भारत को बचाना है तो नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जो है मुझे डोनेशन दे। नमस्कार, मैं अजीत अंजू। उससे भी खतरनाक असत्य हिंदी वाले आए हैं, वो कालुतोष जो ऑफिशियली एक, आपको याद है, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रही होंगे तो याद ही होगा, दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि एक गजेंद्र किसान था जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। ये सारे मक्कार, सोचिए किस लेवल के ये लोग धूर्त आदमी है। गजेंद्र किसान पेड़ पे चढ़ा हुआ था, मनीष सिसोदिया, कालुतोष, सॉरी आशुतोष, आशुतोष, ये सभी लोग नीचे खड़े हुए थे। और वो कह रहा था अगर किसानों की समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करूंगा। प्लान यही था कि बचा लिया जाएगा। शायद उसको बोला भी गया होगा कि तुम लटक जाना, बचा लेंगे। वो लटकता है रस्सी से, मर जाता है। उसके बाद आशुतोष से केजरीवाल पूछता है मर गया क्या? याद होगा वो सीन आप सबको। हाँ, जंतर मंतर पे हुआ था। गजेंद्र किसान। तो ये जो नौटंकी करने वाले लोग हैं, इन्होंने लाशों के ऊपर राजनीति की है अंजू मैम। आज ये बोलते हैं डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। शर्मनाक है ये डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट अगर है तो।
क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट नहीं दिखता। मुझे तो पहली बार दिखता है कि प्रजातंत्र न्यायपालिका ने बहाली की है। आप समझिए कि इस फैसले ने मुझे पहली बार सोचने पे विवश किया कि कोई एक बड़ा आदमी, चाहे वो घर के इस देश का सबसे बड़ा फैमिली मेंबर क्यों ना हो, किसी फैमिली का मेंबर क्यों ना हो, लेकिन न्यायपालिका जब सजा देगी तो फर्क नहीं करेगी कि अभिषेक कौन है, अंजू कौन है या राहुल गांधी कौन है। यह मजबूत कर रहा है डेमोक्रेसी को। यह फैसला, यह गलत बात है कि डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट है। डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट तब था जब इस देश में राजीव गांधी ने जबरदस्ती बिना किसी से पूछे शांति समझौते के लिए सैनिकों को जाफना भेज दिया, और जाफना में भारत के जवान मारे जाते थे, चेन्नई एयरपोर्ट पे उतरते थे और तमिलियन उनके ऊपर थूकते थे। वो था डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट तब था जब इस देश में इंदिरा गांधी के बाद सिखों का कत्लेआम हुआ और एक पीएम कहता है कि जब बड़ा पेड़ खिलता है तो आसपास की जमीन तो हिलती है। तब था डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। अब क्या बात कर रहे हैं जी? सॉरी, बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता है मुझे। नहीं, गुस्सा लाजमी भी है, क्योंकि आप ये देखो ना कि बहुत सीनियर नेता है प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के। वो क्या कह रहे हैं कि जब इस तरह की सजा हो तो गांधी परिवार की पृष्ठभूमि का ध्यान रखना चाहिए था अदालत को। बताइए, वो ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लिए कानून अलग हो, आम जनता के लिए कानून अलग हो। तो भाई आपने 55 साल शासन किया था। जैसे इंदिरा गांधी ने स्वयं को अपना फेवरेट पुरस्कार दे दिया भारतीय होने का, भारत रत्न दे दिया था ना इंदिरा गांधी ने स्वयं को, जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को दे दिया। आप एक कानून भी बना लेते, अघोषित रूप से, क्या घोषित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने सेकुलरिज्म सब जोड़ा, उसी तरह ये जोड़ देते कि गांधी डायनेस्टी के किसी परिवार के किसी बच्चे को चोरी डकैती किसी चीज के लिए कोई सजा नहीं होगी। देखिए ये लोग क्या बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं मानसिक रूप से दिवालिया हो जाना, मेंटल कोलैप्स होना। ये लोग, अंशु जी पता है, इस समाज के लिए कोड है, खतरनाक है ये लोग सोसाइटी के लिए। इनका राजनीतिक बायकॉट नहीं होना चाहिए, इनका सोशल बायकॉट होना चाहिए ऐसे लोगों का जी। लेकिन अभी देखिए सत्याग्रह चल रहा है, राजघाट पर जाकर बैठ गए हैं, और वहां पर प्रियंका वाड्रा भी जोर जोर से चिल्ला रही हैं कि पीएम मोदी डरपोक है, अगर हिम्मत है तो मुझे जेल में डाल दो, मुझे पकड़ लो। अरे भाई, कुछ करोगे तभी तो डालेंगे जेल में, बिना मतलब के तो जेल में नहीं डाल देंगे। चली जाएगी, आपको पता नहीं है, डीएलएफ डील में चली जा सकती है। मत बोलो, मत प्रोवोक करो। एक ने बोला था राम मंदिर बना के दिखाओ, बना दिया। एक ने बोला था 370 हटा के दिखाओ, दिखा दिया। एक ने बोला था मनीष सिसोदिया को जेल क्यों नहीं भेजते हो जी, जेल भेज दो ना जी। जेल भेज दिया तो कह रहे अरे इसको जेल उसको जेल, दिन भर जेल भेजते रहते हैं जी, मैं तो परेशान हो गया हूं जी। मत बोलो ये बातें, मैं बोलता हूं मत बोलो। ऊपर वाला सुन लेता है, क्या पता कोर्ट निर्णय दे ही दे डीएलएफ वाले में। डीएलएफ का भी स्कैम अपने आप में ग्रेट स्कैम है, उसके बारे में तो बहुत सारे दर्शक जानते ही हैं, तो उस मामले में नहीं जाएंगे। लेकिन मत बोला करो, डाल ही देगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि न्यायालय है, ईडी है और घोटाला हुआ है, ये सबको पता है। तो घोटाले में जाओगी फिर जेल चली जाओगी, फिर पहले ही राहुल गांधी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट नहीं है, फिर तुम्हारा झेलेंगे कि डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट नहीं है। या फिर तुम लोग के लिए बेटर ऑप्शन है, इटली विटली में जगह देख रखा हो तो सेटल डाउन हो जाओ। क्योंकि मैंने बहुत पहले अपने ही चैनल पे एक बात कही कि 2024 का चुनाव अंजू जी करप्शन के मुद्दे पे होने वाला है, और इस देश के बहुत बड़े बड़े करप्ट नेता जो है अगले 1 साल में जेल जाने वाले हैं। दूसरी राजनीति के संदर्भ में बताऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा था लोगों को याद नहीं रहता, मुझे याद रहता है, मेरी याददाश्त बड़ी शार्प है। मैं लाइव में भी वो बातें रिकॉल कर सकता हूं कि मैं 4 साल राजनीति करूंगा, 1 साल राजनीति करूंगा। 1 साल का वो टाइम फ्रेम चल रहा है, इसलिए बच के रहो, मत ऐसी बातें बोलो। उठा के डलवा ही देगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन फिर आप ये देखिए कि सबसे मजेदार बात यह है अभिषेक की पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत दोस्ताना नहीं था। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी मनीष सिसोदिया के मामले में भी कि बिल्कुल सही हुआ है, उन्होंने आबकारी नीति में घोटाला किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता गई उसके बाद से केजरीवाल तो पूरे तरीके से कांग्रेस के खेमे में नजर आ रहे हैं। अब तो वो बिल्कुल कहते हैं कि बहुत गलत हो गया, राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मोदी ने उनके साथ ये सब किया। लेकिन समझने वाली बात ये कि कानून ने किया है, ये अदालत का फैसला है। लोगों को
क्यों भरमा रही है ये पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियां नहीं, आप कि क्या ये कहना सब चाहती है? कुछ अदालत मोदी इन लोगों से बड़ी हो गई है, आप ये कहना चाहती है? भाई अदालत इनसे बड़ी नहीं है, ये लोग बड़े हैं भाई, ये बताना चाहते हैं और दुनिया को भी बताना चाहते हैं। राहुल गांधी जो आपने कहा ना कि अघोषित कानून, वो नहीं लगा पाए, फिर भी कानून को समझना चाहिए कि वो राहुल गांधी के परिवार से है, गांधी के परिवार से, फिरोज खान के परिवार से, ओ सॉरी फिरोज खान का तो ये लोग नाम नहीं लेते, नेहरू के परिवार से, आई एम सॉरी, मैं वापस लेता हूँ, वो तो अपने हस्बैंड का वगैरह का नाम लेना वो लोग पसंद नहीं करते, वो तो उनका पुण्यतिथि वगैरह भी नहीं मनाते, सॉरी सॉरी फिरोज खान निकल गया गलती से। तो ये लोग जिस खानदान से, उस खानदान को देखना पड़ेगा हमें। तो ये खानदान बहुत बड़ा खानदान है, इस खानदान के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। इंडिपेंडेंस हुआ, जीप घोटाला हो गया, आप और हम सोच सकते थे उस वक्त, जो देश गुलामी से निकल रहा हो उस वक्त जीप घोटाला हो जाए? हम्म, हुआ ना। उसके बाद बिल्कुल। बाहर निकले, थोड़े दिन बाद इमरजेंसी लग गई। जो देश 1000 साल की गुलामी से आजाद हुआ हो, उस देश में इस गांधी परिवार ने एक बार फिर से देश को बोला कि हम गुलाम बना सकते हैं तुमको, तुम लोग काहे के आजाद, अपने आप को मत समझा करो। और इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, जेपी, सबको ठूस दिया जेल में। ये लालू यादव जो आज सपोर्ट में खड़ा, उसकी बड़ी बेटी का नाम मिसा है, और मिसा एक्ट में 26 मिसा एक्ट में जेल गया था। हम्म, तो किसको भरमा रहे हो? हाँ ठीक है, अगर जैसे मैंने वीडियो के रोस्ट में, अपने वीडियो में रोस्ट में भी ये कहा था कि अब्बा हुजूर के जेल जाने से अगर आपको समस्या है, डिस्क्वालीफाई होने से समस्या है, तो मैं समझ सकता हूं कि अब्बा हुजूर आप सबका भरण पोषण करते थे, और वैसे भी अब्बा हुजूर की औलादें बहुत सारी होती हैं, तो ये सब उनकी औलादें हैं और काम चल रहा है। देखिए जितना रोना लेकिन है रोए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का हुआ कि वो कहते हैं ना, मूर्ख इंसान की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है। मतलब इतना सा मुंह लेकर रह गए राजदीप सरदेसाई, जब राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं बात पूरी कर लूं, वैसे आप मेरे बारे में मेरी तरफ से बहुत कुछ बोलते हैं। आप सोचिए कि राहुल गांधी को ये तीसरी लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे ललित मोदी चोर है, फलाना चोर है तो मोदी भी बहुत सारे चोर निकल आएंगे। ये बिल्कुल वैसी ही लाइन थी, तीसरी लाइन, जिसने पूरा खेल खराब कर दिया। अब तो जो दरबारी पत्रकार है, मेरे ख्याल से वो सोच समझकर ही राहुल की तरफदारी करेंगे या सोच समझकर ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। नहीं नहीं, इतना इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो लोग सोच के जाते ही नहीं है, वो वहां से चिट मिलती है, ये सवाल पूछना है, उस पर बात करनी है। ये कुछ ज्यादा शो ऑफ कर गया था कि मैं एक्चुअली ये जो जितने गुलाम बैठे हैं ना पीछे, ये आपके असली गुलाम नहीं, मैं बड़ा वाला गुलाम हूं। मेरी चाटुकारिता देखिए, मैंने आपकी चप्पल जिस प्रकार से साफ करी है, वो आप देखो ना, मेरी क्वालिटी देखो। तो उसने बताया कि देखो तुम चप्पल चाट रहे हो ठीक है, लेकिन और लोगों को भी चाटने ही आए हैं। तो इनको शर्म नहीं है, कोई पहली बार तो है नहीं। राजदीप की तो ऐतिहासिक बेइज्जतियां हुई है, ये तो छोटी मोटी बेइज्जती है। देखिए कहते हैं ना कि बदनाम भी होंगे तो नाम तो होगा ही ना, ये राजदीप उस प्रकार का है। हाँ, ट्रेंड ट्रोल हो रहा है लेकिन चल तो रहा है ट्विटर पे। अब मैं वही कह रहा हूँ, वो क्या, वो अंबानी ने को उसने बोला था मोस्ट पावरफुल व्यक्ति, तो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ चाटने के लिए, तो अंबानी ने बोला नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इस वक्त भारत के, और इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ दुनिया के सबसे बड़े मोस्ट पावरफुल व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं मानता, तो अंबानी ने कहा कि नहीं मैं भी आपको सीरियसली नहीं लेता। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद आप ये समझिए कि ममता बनर्जी ने अभी 2021 के इलेक्शन के पहले राजदीप के एक शो के बाद उसको लिटरली गाली दी थी, वो फिर भी रसगुल्ला खाने पहुंच गया बंगाल। तो ऐसे लोगों की ऐतिहासिक बेइज्जती होती रहती है। लोग बेइज्जती होने के बाद एक्चुअली क्या है ना कि गुलामों को एहसास नहीं होता कि वो गुलाम है, क्योंकि आजादी उन्होंने कभी देखी नहीं। और जिस आदमी को स्वतंत्रता ही नहीं पता है वो क्या होती है, उसे क्या पता। मैंने बहुत बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, कंट्री ऑफ ब्लाइंड्स। उस कंट्री ऑफ ब्लाइंड्स में किसी को पता ही नहीं होता था कि देखना क्या होता है, क्योंकि वो जनरेशन बाय जनरेशन अंधे थे। तो ये लोग वही है, इनको पता ही नहीं स्वतंत्रता होती क्या है, आत्मसम्मान क्या होता है। आत्मसम्मान मुझे पता होता है। मैं आज लेकिन तक जदयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया हूं, आज तक नहीं गया हूं, और मैं जाऊंगा भी नहीं कभी। जी मैं ये समझना चाह रही थी आपसे कि जैसे 2014 के बाद से गोदी मीडिया जो टर्म है ये इन्हीं लोगों की देन है। लेकिन रवीश, उससे पहले तो इन्हीं यही लोग हावी रहते थे। आप देखिए ना, कांग्रेस ने किस तरह से जितने भी बड़े बड़े पत्रकार आज की तारीख में हैं, जो सबसे ज्यादा रोते बिलखते नजर आते हैं,
जाहिर सी बात है उनकी दुकान 2014 के बाद बंद हो गई, इसीलिए वो रो पीट रहे हैं। और अब एक पत्रकारों की वो जमात आई जो पहले इतना खुलकर नहीं बोलती थी, लेकिन अब बोलने लगी, इसीलिए इनके पेट में इतना दर्द होता है। नहीं, दर्द दो बात का है। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो अंजू पंकज जी का चैनल नहीं था, अभिषेक तिवारी का चैनल नहीं था। ये तो वास्तविकता है ना, हमारे पास मंच नहीं था। हम लाख इल्जाम लगाए यूट्यूब हमारे रैंडम सप्रेस करता है, ये बात सही है, सप्रेस भी करता है, लेकिन यूट्यूब में तमाम आपत्तियों के बावजूद यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म तो दिया है। वो सप्रेस करने के बावजूद हमें अभिव्यक्ति का मंच तो मिला है। लोग मल्टीपल अपने लोग शेयर तो कर ही सकते हैं हमारा व्यू, ये सारी चीजें तो है ना। बिल्कुल। अब क्या है कि आप देखिए, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था उस दिन और परम सेकुलर हुआ करता था, लेकिन अजीज बर्नी की किताब थी 26 से 11 आरएसएस का हमला। हिंदुत्व की जो थ्योरी दी थी इन लोगों ने, वो आप देखिए, मंच पे दिग्विजय सिंह था, महेश भट्ट था। महेश भट्ट कौन है? राहुल भट्ट का बेटा, राहुल भट्ट उसका बेटा था। राहुल भट्ट, रिचर्ड हेडली को किसने पूरी मुंबई में घुमाया? रैकी करवाई थी। रेकी करवाई थी राहुल भट्ट ने। वो 26/11 कर रहा है, हमारे पास मंच नहीं था, तो हम गुस्सा क्रोध दबा गए। अब मंच है, अब हम जवाब देने लगे। तो महेश भट्ट ने एक दिन मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैं समझा कि क्यों ब्लॉक किया। उसे एहसास हुआ ये अभिषेक तिवारी कौन है जो मुझे सीधे मुंह पे ऐसी बातें कर रहा है, जवाब दे रहा है। आज तक तो मुझे किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसी प्रकार से दिग्विजय सिंह हो गए, पुण्य प्रसून खाजपेयी हो गए, सॉरी वाजपेयी नाम है, खाजपेयी हो गए, वाजपेयी हो गए, कालुतोस हो गया, फिर वो अभिशाप शर्मा हो गया, क्या नाम था, अभिशार शर्मा, सॉरी अभिशार शर्मा हो गया। ये लोग क्या है, जिसको गेहूं और चावल और इसका पता नहीं है फसल का, वो मुझे बताएगा कि पत्रकारिता कैसी करनी है, और किसानों की वो बात करेगा जो आज भी अपने खेतों की बंदोबस्ती मैं खुद देखता हूं। ये लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड रहते थे, गुलामी करते थे। 25वां सालगिरह प्रणव जेम्स रॉय, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, प्रणव रॉय नहीं, प्रणव जेम्स रॉय ईसाई है और इसी वजह से वो हिंदू विरोधी है, ये बात मैं बोलना भूलता नहीं। तो प्रणव जेम्स रॉय की एनडीटीवी, एनडीटीवी क्या है, कैसे निर्मित हुई? दूरदर्शन के पुराने टेप्स चुरा करके। किसके टेप चोरी किए? दूरदर्शन के। ये चोर मीडिया कंपनी मुझे नैतिकता का ज्ञान देगी, निष्ठा का ज्ञान देगी? क्या बात कर रहे हैं आप, चोर हो तुम लोग। और देखिए राष्ट्रपति भवन में 25वां साल गिरा उसका मना, तो फ्रस्ट्रेशन है। पहले गांधी पत्रकार हुआ करते थे, और कोई नई बात थोड़ी ना, ये कोई ऐसा नहीं कि ये अभी की लेगेसी है। खुशवंत सिंह ने ओपनली स्वीकार किया है, कुलदीप नैयर ने ओपनली स्वीकार किया है। उस वक्त वो लोग इंदिरा मैडम की करते थे। तो चाटुकारिता शुरू से ही रही गांधी परिवार की। अब पहली बार ये हुआ है कि इन चाटुकारों से अलग स्वतंत्र पत्रकार है। आप मुझे ये बताइए, आपने या मैंने या किसी यूट्यूबर ने नवीन पटनायक की आलोचना की? मैंने इनफैक्ट 2 एपिसोड किए थे हॉकी के ऊपर, और मैंने नवीन पटनायक, जो आज हॉकी का रिवाइवल है इंडिया में, नवीन पटनायक की पूरी पूरी प्रशंसा की। वो तो बीजेपी से नहीं है। आप अच्छा काम करेंगे और अगर मैं प्रशंसा नहीं करूंगा तो आप मुझे कुछ कहना, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप करप्शन करेंगे, लिकर स्कैम करेंगे, और आप वो लोग हैं जो आए थे कह के कि हम ईमानदार हैं जी, और आप चाहते हैं कि मैं गुलामों की तरह चुप्पी साध लूं और आपको एक्सपोज ना करूं, तो वो मुझसे नहीं होगा। क्योंकि शाम को, रात को सोने से पहले आईने में मुझे अपनी शक्ल दिखानी होती है, अपनी अंतरात्मा को जवाब देना होता है, और मेरी अंतरात्मा जीवित है जी। और अभिषेक, न्यूयॉर्क टाइम्स आप देखो ना, इनका इकोसिस्टम कैसे काम करता है। आप ये देखिए कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके बाद किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अल जजीरा हो, सब जगह किस तरह की कहानियां डाली गई थी। ताहिर हुसैन का मामला हम सबको पता है क्या क्या, और अब जब ताहिर हुसैन पे दोष साबित हो गए, उसके बाद से वो सब लोग चुप हैं, चाहे वो बॉलीवुड की जमात हो या फिर ये सो कॉल्ड इनके चहेते हो जो उस वक्त उसके साथ खड़े होते थे। लेकिन आज की तारीख में एक भी शब्द नहीं बोल रहे ये लोग, जबकि अब उस पर आरोप साबित हो चुके हैं, दोषी है वो। नहीं, इसमें हमारी प्रॉब्लम है, उन्हें ड्रैग करना चाहिए। वो जितने लोग हैं, मैं नाम मुझे, मेरे पास लिस्ट है उनकी, विनोद, विशाल डडलानी, इसने भी मुझे ब्लॉक करके रखा है, अनुराग कश्यप, सुजाक्ता बसु, राणा अयूब, स्वरा उंगलीबाई भास्कर,
साक्षी, सुसु पत्रकार, डोल्ट न्यूज, मतलब अल्ट न्यूज होता है मैं लेकिन उसको डोल्ट बोलता हूँ। आप लोग पता है मैं नाम बनाने में माहिर हूँ। जावेद, लाहौल विलाया, कुवैत अख्तर और मोहम्मद जुबैर। तो जिसके ये लोग थे जिन्होंने बेशर्मी के साथ ताहिर हुसैन को डिफेंड किया था, मगर उससे बड़ा संजय सिंह ने किया। कोर्ट को और दिल्ली पुलिस को चाहिए कि इन सब पे एक कंबाइंड एफआईआर करे और इनको भी ड्रैग करे इस पूरे मामले में कि दीज पीपल आर पोटेंशियल टेररिस्ट। ये एलईटी के जबात जिहादी है, लिबरल तालिबान जिहादी है। एलईटी के जबात जिहादी, इनका अपना फंडिंग सेटअप है। ये लोग जहादी, जैसे होता है ना सब एड एजेंसियों में अलग अलग एड लगते हैं, तो इनका एड कैंपेनिंग कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ जहां जिहादी तैयार किए जाते हैं, लश्कर तैयबा हो या जिहादे मजलूम, कुछ भी आप चले आओ, हम आपको बताएंगे कैसे बम बनाना है, बम फोड़ना है। और सबसे बड़ी बात, हम ही आपको बताएंगे कि गरीब हेडमास्टर का बेटा है, गरीब हेडमास्टर का बेटा है, अपना ओन स्टार्टअप कर रहा था बेचारा बुरहान वानी, खुद की बंदूकों की फैक्ट्री लगाना चाह रहा था। इंडियन आर्मी, मैथमेटिशियन था याद है वो? बताओ यार, इंडियन आर्मी ने मार दिया। गरीब हेडमास्टर का बेटा था, एक मैथमेटिशियन था, बताइए कितना बड़ा होनहार साइंटिस्ट। तो इस प्रकार के नैरेटिव भी हम चलाना सिखाएंगे। ये कोई नया नहीं है। इनकी परेशानी इस वजह से है कि पहले ये नैरेटिव चलाते थे, कामयाब होते थे, अब ये टूट रहा है। आपको एक और उदाहरण देता हूं। अभी एक फिल्म आई भीड़, जो इन लोगों ने प्रोपोगेंडा, पूरी तरह से ऑब्वियसली प्रोपोगेंडा फिल्म है। पहले प्रोपोगेंडा फिल्म थिएटर में लगती थी, ये फोर्सफुली हमें दिखाते थे, हमें देखना पड़ता था, हम इसकी नैरेटिव में फंसते भी थे। अब ऐसे ऐसे यूट्यूबर आ गए हैं जो फिल्म रिलीज होने से पहले ही बता देते हैं ये प्रोपोगेंडा फिल्म है, बच के रहना। फिल्म पिट गई। पहले दिन की कलेक्शन समथिंग 8 या 10 लाख है। अब ये बताइए कि 8 या 10 लाख का कलेक्शन प्रोपोगेंडा फिल्म दोबारा बनाने का हिम्मत नहीं करेगा। मेरा मित्र है प्रतीक बड़ोड़े, उसने तो बिल्कुल रगड़ के रख दिया इन बॉलीवुड नचनिया गैंग को। मैंने नाम रखा है बॉलीवुड नचनिया गैंग। तो ये जितने नचनिया गवनिया बजनिया, देखिए अब जनरेशन बदल गया है। हमारे बाप दादा क्या है ना, नचनिया गजनिया बवनिया को कहते थे तमाशा दिखाना है, दरवाजे के बाहर तमाशा दिखाओ, पैसे लो और निकल लो। इंटेलेक्चुअल बातों में डिस्कशन नहीं होता था। अब ये अपने आप को अंग्रेजी बोल के इंटेलेक्चुअल साबित करना चाहते हैं। अब आरफा खान अब शेरवानी ने इसी मुद्दे पे ट्वीट किया, बताओ दुख के साथ, बताइए भला, टेररिस्ट अक्यूज रही है प्रज्ञा ठाकुर, वो सांसद में है, और राहुल बाबा को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब मैंने क्यों कहा जीरो आईक्यू लेवल पत्रकार, जिसको कन्विक्टेड और अक्यूज्ड का डिफरेंस पता नहीं है, वो अपने आप को पत्रकार बोले जा रही है। ये विडंबना है इस देश की। लेकिन इनका इकोसिस्टम देश में ही नहीं, सबा नकवी और ये सब लोग किस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। आप देखो कि मैं हैरान रह गई जब मैंने ये देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ट्वीट पर चल रहा था कि वहां पर भी ये कहा गया कि राहुल गांधी चूंकि अडानी के खिलाफ बोलते हैं, पीएम मोदी के दोस्त के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उनकी संसद की सदस्यता चली गई। मतलब ये बता ही नहीं रहे हैं कि संसद की सदस्यता गई किस वजह से, कौन से मामले की वजह से गई है। तो आप सोचिए कि अगर अब बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वो एक नैरेटिव ये चलाते हैं तो 100 लोग आकर हम जैसे ये बताने लग जाते हैं कि कानूनी कार्रवाई है इस देश में, कानून से चलता है ये देश, संविधान से चलता है। तो पहले तो एक नैरेटिव सेट हो जाता था, लोगों को लगता शायद ऐसा ही होगा, लेकिन इनको लगता है ना कि एक झूठ को अगर 100 लोग अलग अलग तरह से बोलेंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि एक झूठ बोलता है या 10 बोलते हैं, 100 तो नहीं बोल सकते। ये आम मानसिकता होती है। लेकिन अब इनका वो प्रोपेगेंडा भी पूरी तरह से हवा हो गया। कल राहुल कह रहे थे ना हवा हो गया, तो मुझे लगता है वो प्रोपेगेंडा भी इनका हवा होने लगा, इसलिए हाथ पांव खुल रहे हैं। नहीं, एक चीज है जो अभी लेफ्ट इकोसिस्टम समझ नहीं पाया है कि चूंकि ये ग्राउंड पे नहीं रहते ना, ये तो आलिशान होटलों में शैंपेन का ग्लास टकराते हुए कहते हैं डार्लिंग दिस कंट्री हैज बिकम सो इंटॉलरेंट। तो ये वो कम्युनिटी है। वी मस्ट तो शिफ्ट टू अनदर कंट्री। हाँ, तो ये वो कम्युनिटी है, तो इसको आइडिया नहीं है। देखिए, जितना वेस्ट अखबार, जितने वेस्ट कंट्री के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे, इनका वोटर और इंटैक्ट होगा, और इंटैक्ट होकर के वोट करेगा, उतनी शानदार विक्ट्री मिलेगी नरेंद्र मोदी को। और ये हर बार हो रहा है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए,
चुनाव हारना जीतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस हार हार को आत्मसात करके चुनाव के उस हार को समझना, क्यों हारे, किस लिए हारे, उस गलती को सुधारना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं, पिछले 8 साल से विपक्ष मानने को पहले तैयार नहीं हो रहा है कि वो हार क्यों रहा है। उसे यही लग रहा है कि ये एंटी मुस्लिम वोट है। नहीं, सिर्फ एंटी मुस्लिम वोट नहीं है, ये तुम्हारी सूडो सेकुलरिज्म, ये थोपी गई सोशलिज्म, ये थोपा गया वोकिज्म, ये मल्टीपल चीजों के जो है कंसिक्वेंसेस हैं। ये थोपे गए तुम्हारी विचारधारा बॉलीवुड के द्वारा, तुम्हारा सपोर्ट स्टाइल, इन सब का जो प्रतिकार है वो एक बार में बटन दबाने के वक्त ईवीएम पे हो रहा है और तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ये जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये फैसला जो है ये पीएम के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, मोदी के लिए। इससे एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। अब सत्याग्रह पर बैठने की क्या जरूरत है? आप अदालत के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठ गए, आप अदालत में जाकर लड़िए ना इस पूरे मामले को, बिल्कुल वैसे जैसे आम आदमी पार्टी करती है। अब यहां चाहे तो गुजरात कोर्ट एक और काम कर सकता है, इन तमाम कांग्रेसियों पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के इनको जेल भेज सकता है। यह है सबकी शौक प्रावधान पूरी है। हो जाएगी। देखिए, ये जितना उबलते हैं जलते हैं, मुझे देखिए, मैंने आज तक किसी की मृत्यु को अपमानित नहीं किया है, एक्सेप्ट वन। जब विनोद दुआ मरा था, मैं बड़ा जोर का अपने चैनल पे हंसा था और तब लोगों ने कहा कि अभिषेक आपने गलत किया। मैं आज भी उस बात को मानता हूं, मैंने गलत नहीं किया था। वो था ही बद्दुआ लायक। उस आदमी के कुकर्म ऐसे थे कि पूरी कांग्रेस एक साथ घोटाला करती रही, वो सड़कों पे इस रेस्टोरेंट से उस रेस्टोरेंट तक खाना खाता रहा। जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई, उसको याद है, अबे यार बहुत खा लिया है, अब जो है गुलामी करने का टाइम आया था। वो बैठा और सुबह से शाम नरेंद्र मोदी को कोसे जा रहा था। ये वो लोग थे। तो हमें जब ये तड़पते हैं, बिलबिलाते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं हमेशा रवीश कुमार का शो नहीं देखता था, लेकिन इलेक्शन वाले रिजल्ट के दिन मैं उसी का चैनल देखता था। उसमें मेरे आपको कमेंट्स मिल जाएंगे मेरे नाम से आज भी कि मैं तो सिर्फ मजे लेने आया हूं। वो इसलिए क्योंकि वाकई मजा आता था उसका चेहरा देख करके। वो जब डिस्कशन करते थे कि क्यों हारे, तो और वो डिस्कशन एकदम अलग लेवल का होता था, जिसे वो जैसे को कहते हैं ना, नासमझ बच्चा, कि मैच इसलिए हार गए क्योंकि सचिन आउट हो गया। नहीं, मैच आप इसलिए नहीं हारे थे कि पहली गेंद पे सचिन आउट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। मैच के हार के कई कारण होते हैं। उसी प्रकार से इनका विश्लेषण होता था कि एक आदमी पे जिम्मेदारी डाल दी, चलो खत्म, बाकी सब ठीक है, राहुल बाबा को सेव करना है। तो मजा आता है इनका ये रोना देख के, मैं तो आनंदित हूँ। तो राहुल बाबा को सेव करना है, नए नए नैरेटिव घड़ने हैं। राहुल बाबा खुद भी अब ऐसे कह रहे हैं कि मैं तो अब और आरोप लगाऊंगा, सच की लड़ाई लड़ूंगा। वो अपने आप को एक तरह से सच्चाई की मूरत दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये सही कह रहे हैं आप कि ये जितना रोएंगे, बिलबिलाएंगे, जितना ये पश्चिमी अखबारों में खबरें छपवाएंगे मोदी विरोध की, उतना ही ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा, पीएम मोदी को होगा। इन्होंने अपने पुराने कर्मों से ये सीखा नहीं है। जब जब पीएम मोदी पर इन्होंने आरोप लगाए, चाहे वो मौत का सौदागर हो, खून की दलाली करने वाला हो, जब जब ये आरोप लगाए हैं, आप देखिए उसके बाद पीएम मोदी और निखर कर आए हैं, बीजेपी और निखर कर आई है। और भले ही इस वक्त कोशिश कर रहे हो कि एक सहानुभूति मिल जाए इनको, लेकिन ऐसा मिलता दिख नहीं रहा है। तो अब आने वाले दिनों में अभिषेक की देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। और अब तो राहुल गांधी को नोटिस भी मिल गया है कि वो घर खाली कर दें, जो उनको सांसद के तौर पर मिला हुआ था। ये बात भी तो कह दी गई है। नहीं, इसमें नोटिस का वेट क्यों करना था, उनको तो पहले खाली कर देना चाहिए। लेकिन खैर, गांधी परिवार से है, मैं समझ सकता हूँ, उनको याद नहीं रहा होगा, बहुत जिम्मेदारियां हैं। खैर, नोटिस मिल गया है, घर खाली कर देंगे, उम्मीद है दूसरा नोटिस भेजने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने कुछ दिन पहले खुद ही कहा था ना कि इतने साल हो गए हैं उन्हें, लेकिन उनके पास घर नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब शायद वो उनका अब जब उनका ये संसद वाला घर जाएगा, सांसद वाला, तो उसके बाद घर बनाने के बारे में भी वो सोच सकते हैं। आपने मैं तो राहुल गांधी को सलाह दूंगा, एंजॉय करने का टाइम है, कहाँ पछड़े पड़ो, जाओ बैंकॉक घूमो। वो एक फिल्म का डायलॉग था जिसमें पंकज त्रिपाठी बोलता है, जाओ अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, एम्स्टर्डम जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, बिहार मत आओ। उसी प्रकार से भारत मत आओ, जहां घूमना है घूमो, मजे करो। कहाँ राजनीति के चक्कर में पड़े हो यार। बार बार तुमको विश्वास दिलाया जाता है कि तुम राजनीति के लिए बने हो और तुम्हारे सपने
तुमको डोरेमोन देखना था, तुम्हें छोटा भीम देखना था, तुम्हारे सपने रह गए हैं अधूरे, उस सपनों को पूरा करो यार। कोर्ट ने तुमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाओ। अच्छा, कहाँ राजनीति के चक्कर में पड़े हो सकता है राहुल गांधी अब इन चीजों, इन ऑप्शंस पर भी गौर करें, क्योंकि फिलहाल तो संसद में खड़े होकर जो बातें उन्होंने लंदन में कही थी उन पर सफाई देने का मौका तो उन्हें नहीं मिलेगा। तो अब जाहिर सी बात है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बोलेंगे, और अब तो वो फ्री बर्ड है, कैम्ब्रिज से लेकर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो लेफ्ट लिबरल जमात है, ये जो इकोसिस्टम है इनका, खान मार्केट गैंग का, लुटियन गैंग का, इसकी जो अंदर की कहानी आपने बताई है, अंदर के दर्द के बारे में जो बताया है हमारे दर्शकों को, अभिषेक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे जुड़ूंगी किसी और मुद्दे पर। अभी के लिए शुक्रिया, नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।